वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस चैनल पे आपको एसएसटी की कंप्लीट वीडियो मिलेंगी और इसमें नैतिक शिक्षा, साइंस, हिंदी, इंग्लिश इन सब सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है आवर स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होते हैं? अलग अलग स्टेट, आपको पता होगा कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। तो उन सब स्टेट की सबका अलग अलग गवर्नमेंट है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो वहाँ का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग ओवर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है और जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ का पर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन को अच्छे से किया जा सके, उसकी सुविधा के लिए इसको डिवाइड किया गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। देखिए यहाँ पे 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज दिया गया है। तो ये पुराना जो है वो है, अब जो है इस समय करेंट में 29 नहीं बल्कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज़ रन ऑन द लाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी हर स्टेट में जो है अपनी एक गवर्नमेंट होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अनुसार से जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर administered by the President of India through a lieutenant governor or the chief commissioner। और जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, जो कि 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के द्वारा चलाया जाता है और प्रेसिडेंट वहाँ का के बिहाफ में वहाँ पर एक लिeutenant गवर्नर होता है या फिर जिसे चीफ कमिश्नर भी कहा जाता है। तो वो ही प्रेसिडेंट के बिहाफ में यहाँ पर का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग। दोनों के दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अपने अपने कामों में इंडिपेंडेंट हैं। द डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके बीच पावर्स का डिवीज़न हुआ है कि कौन से काम उन्हें करने हैं सेंट्रल को, कौन से स्टेट को करने हैं, कौन सा एरिया सेंट्रल में आता है, कौन से काम करने का एरिया जो है वो स्टेट में आता है। तो उनको 3 लिस्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और ये 3 लिस्ट क्या है? फर्स्ट हमारा है यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल के जो 97 सब्जेक्ट्स हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल बनाते हैं, उसके बारे में डिसीजन लेती है। जो स्टेट के लिस्ट में है उन सब मामलों में स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाती हैं और उसके बारे में डिसीजन लेती है। और फिर 47 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो जो कंकरेंट लिस्ट में है इन पे यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन 47 सब्जेक्ट पे दोनों के दोनों ही रूल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिस पे दोनों कोई अपना अपना रूल्स बनाए और उनके बीच जो है सो डिस्प्यूट हो जाए, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाया गया ही वैलिड माना जाएगा। The central government is more powerful as it has more power, more resources and more finances। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि जैसे कि इसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा रिसोर्सेज है और ज़्यादा क्या है, फाइनेंसेस है। क्योंकि इसको पूरे कंट्री से इसको अलग अलग एरिया में जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ज़्यादा टैक्स की वसूली होती है, ज़्यादा इसकी जो है जितने भी फोर्सेस, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। तो इसके पास ज़्यादा पावर है। कोई भी देश के बारे में कोई भी डिसीज़न लेना हो, किसी देश के साथ मिलना जुलना जो भी होता है, तो वो सब उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। तो इसलिए इसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा फाइनेंस है। स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या, जैसे कि उसको उसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी तो मिली हुई है कि वो अपना प्रशासन अपने आप चलाए। और उसका क्या है कि एक इंडियन गवर्नमेंट का जो फेडरल सिस्टम है उसमें इतने कम इंडिपेंडेंट मिली हुई है
कि उसके बाद भी इतना कम पावर है इसका, उसके बाद भी इसका इंडियन फेडरल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो कर नहीं सकती है अकेले, तो उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में स्टेट में बांट दिया गया है। और तो स्टेट में अगर ना बांटा जाए तो फिर वो अकेले इतना नहीं कर पाएगी, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री का पहले चैप्टर में एंशिएंट टाइम में कि जो राजा होते थे उनका जो साम्राज्य होता था, तो वो अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे, प्रोविंसेस में बटे होते थे, ताकि वहाँ पर अलग अलग शासन की सुविधा के लिए। तो उसी तरह से अभी भी ये भी उसी टाइप का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है इन सब के ऊपर होता है, लेकिन ये अपनी शासन की सुविधा के लिए सब जगह तो सेंट्रल गवर्नमेंट जा कर के नहीं देख सकते, छोटे छोटे लेवल तक लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए रखा गया है ताकि वो वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को देखें और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर, अब देखते हैं हम स्टेट का लेजिस्लेचर सिस्टम क्या है। इन मोस्ट स्टेट्स द लेजिस्लेचर हैज़ ओनली वन हाउस, तो जितने ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उसका जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर क्या है कि वन हाउस है, एक ही हाउस है। जैसे कि सेंट्रल में देखिए दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तरह से स्टेट में भी होते हैं। तो स्टेट में एक ही होते हैं, मैक्सिमम में किसी किसी में दो होते हैं। तो जो फर्स्ट होता है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कि विधानसभा कहा जाता है। तो ओनली 6 स्टेट्स दैट इज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउसेस। तो ओनली 6 स्टेट्स हैं। तो ये देखिए ये वाला जो है सो पुराना है इन इसमें इन दिया हुआ, ये 6 स्टेट्स नहीं है, अब जो है वो 5 स्टेट्स ही हैं जहाँ पर दो हाउसेज हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्योंकि अब जो है इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर अब हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसलिए सिर्फ 5 स्टेट्स ही होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या है 2 हाउसेज हैं। पहला हाउस क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे कि विधानसभा कहा जाता है, और दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसे कि विधान परिषद कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 हाउसेज हैं, आप याद रख लीजिएगा इसको अच्छे से। ये 5 स्टेट हैं जहाँ पर 2 हाउसेज हैं, बाकी सारे के सारे स्टेट्स में 1 ही हाउसेज है, और वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे कि विधानसभा कहा जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो किसी भी असेंबली में कितने मेंबर होंगे ये किस पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन के रेशियो के अनुसार ही उस असेंबली में मेंबर्स की संख्या होती है। हाउएवर द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60 एंड द मैक्सिमम कैन नॉट बी मोर देन 500। फिर भी देखिए जो मिनिमम है वो 60 मेंबर्स होने चाहिए, कितनी भी कम पॉपुलेशन हो तो भी कम से कम 60 तो होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और इसके जो मेंबर होते हैं असेंबली के वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वोट के द्वारा। द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 25 ईयर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए, इलेक्शन में खड़े होने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और इनमें भी जो असेंबली में कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 404 मेंबर्स है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड मिज़ोरम हैज़ 40 ओनली, और मिज़ोरम में सिर्फ 40 ही हैं। तो देखिए कहा गया है कि मिनिमम 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन होता है। मिज़ोरम की पॉपुलेशन इतनी कम है कि 40 से ज़्यादा वहाँ पर मेंबर नहीं है, 40 ही मेंबर है, क्योंकि जो रूल है वो सभी स्टेट के लिए होंगे कि हाँ जैसे कि 10 मान लीजिए कि 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस पर 1 मेंबर होना चाहिए, तो हर 10 लाख पे 1 मेंबर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो मान लीजिए कि हो सकता है मिज़ोरम की जो पॉपुलेशन है वो इतनी कम है कि 40 ही आ पा रहा है, इसलिए तो कोई कोई एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन मिनिमम आपको याद रखना है कि 60 होना चाहिए और मैक्सिमम 500। द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर्स। तो जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म होता है वो कितने सालों के लिए, इसमें जो मेंबर्स जो आते हैं इलेक्ट होकर के, उनका जो कार्यकाल होता है, टर्म होता है, वो 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स के लिए वो आते हैं, उसके बाद दोबारा जो है वो असेंबली का इलेक्शन होता है। इन केस इट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
इट कैन बी डिज़ॉल्व अर्लियर। लेकिन ऐसे केसेस में कि अगर ये जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो इनको उस टाइम से पहले भी डिज़ोल्व कर दिया जाता है, यानी कि इनका अंत कर दिया, विघटन कर दिया जाता है। इसको डिज़ोल्व करना यानी कि विघटन कर दिया जाता है अगर ये संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सच ए सिचुएशन और ऐसे सिचुएशन में द प्रेजिडेंट्स रूल इज़ इम्पोज्ड इन दैट स्टेट। तो ऐसे सिचुएशन में उस स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल होता है। तो आपको बता सकते हैं कि आप लोग कि प्रेसिडेंट का जो रूल होता है तो उसके बिहाफ में वहाँ पे कौन करता है। तो मैं बताती हूँ आपको कि जब प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज हो जाता है, लागू होता है, तो वहाँ का जो राज्यपाल होता है वो वहाँ का शासन जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ में करता है। जो राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ में वहाँ पे रूल करता है। लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए स्पीकर एंड ए डिप्यूटी स्पीकर। इसी तरह से लोकसभा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का असेंबली, उसमें उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ उसमें एक स्पीकर होता है और एक डिप्यूटी स्पीकर होता है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेसेस। तो जो स्पीकर है वो मीटिंग प्रिसाइड्स करता है कि कब मीटिंग होगी, और फिर उसमें क्या बिजनेस भी कंडक्ट करता है, यानी कि मतलब मीटिंग जो हो रही है उसमें कौन बोलेगा, किस टॉपिक पे बात होगी, क्या होगा, वो सारे के सारे कार्यक्रम जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है। स्पीकर उसको ऑर्गेनाइज करता है, डिसाइड नहीं ऑर्गेनाइज करता है, उसकी देख रेख में होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ में एक स्पीकर होता है, बहुत सारे लीडर्स जब बोलने लगते हैं तो उन्हें शांत कराता है, इसको इसको बोलने का चांस दीजिए, उसको बोलने का चांस दीजिए, जिसको बोलता है वही बोल सकता है। तो इस तरह से स्पीकर का ये सब काम होता है वहाँ को वहाँ का जो मीटिंग्स होता है उसमें उसको ऑर्गेनाइज करने का। हम देखते हैं, डू यू नो लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस इज़ नोन एज यूनिकर्मल लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर consisting of two houses is known as bicameral legislature। तो ऐसे लेजिस्लेचर जिसमें सिर्फ एक हाउस होते हैं उन्हें यूनिकार्मल लेजिस्लेचर कहा जाता के नाम से भी जाना जाता है, और जिसमें टू हाउसेज होते हैं उसे बाइकार्मेरल लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इज़ ए परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिजॉल्व। तो जहाँ पर दो असेंबली होती हैं, लेजिस्लेचर असेंबली और काउंसिल होती है, तो उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यानी कि विधान परिषद, जैसे एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद, जो विधान परिषद होती है वो क्या है, एक परमानेंट हाउस है। देखिए जो हमने विधानसभा देखा वो क्या है, टेम्प्रोरी होती है, वो उसका टर्म 5 ईयर्स का होता है और हर 5 ईयर्स के बाद उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। लेकिन जो विधान परिषद है ये एक परमानेंट हाउस है जो कि कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर इज़ 6 ईयर्स, और इसके मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं वे। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। और तो क्या होता है कि इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर तीसरे साल में, हर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में वो रिटायर कर जाते हैं। जैसे कि कुछ मेंबर्स जो हैं अभी चुने गए हैं, ये 2 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, लेकिन फिर 2 साल में कुछ चुने जाएंगे, वो अगले 2 साल में रिटायर कर जाएंगे। लेकिन जो मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मेंबर्स चुने गए हैं और यहाँ पे 30 मेंबर्स थे, 30 मेंबर्स में 10 चुने गए तो 20 तो पुराने थे, तो ये फिर जो पहले के 10 होंगे वो पहले रिटायर करेंगे 2 ईयर्स के बाद, फिर 20 बचेंगे, फिर नए आएंगे, फिर जो मतलब इस तरह से एक साइकिल के रूप में ये चलता रहता है कि कुछ निकले, कुछ नए आए, फिर कुछ निकले, फिर कुछ नए आए, इस तरह से ये चलता रहता है। तो जो इसका टोटल मेंबर्स होता है उसका 1/3 जो होता है वो हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो है कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर, और ये नए इलेक्टेड मेंबर के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जो पुराने रिटायर करते हैं, जैसे 10 रिटायर किए तो 10 नए सिलेक्ट कर लिए, दोबारा से इलेक्ट कर लिया। द विधान परिषद इलेक्ट्स द चेयरपर्सन एंड डिप्यूटी चेयरपर्सन फॉर अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। तो अपने ही मेंबर्स में विधान परिषद एक चेयरपर्सन और एक डिप्यूटी चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ 40 एंड इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट।
तो जो मिनिमम नंबर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 40 होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। और ये इसका वन टोटल मेंबर्स जो है असेंबली का, जैसे कि असेंबली यानी कि जो विधानसभा है उसमें जो टोटल मेंबर हैं उसका 1/3 से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता है। जैसे कि 2 असेंबली हैं, 2 हाउसेज हैं, तो जो फर्स्ट हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, तो जो इसमें इसमें जो 1/3 मेंबर हैं इसके 1/3 मेंबर से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकते हैं और 40 से कम नहीं हो सकते हैं, तो इतना होना चाहिए। द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द काउंसिल इज़ 30। तो इसके लिए, इसका मेंबर बनने के लिए, काउंसिल का मेंबर बनने के लिए किसी भी पर्सन की जो एज है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के क्या फंक्शंस हैं? इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट एंड करेंट लिस्ट। तो जो स्टेट होता है इसका क्या, स्टेट लेजिस्लेचर इसका काम क्या है? लॉ बनाना, कानून बनाना। वैसे किस पे वैसे सब्जेक्ट जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। यूनियन के लिए अलग है 97 है, स्टेट के लिए 66 है और कंकरेंट लिस्ट के लिए अलग है। तो जो स्टेट लिस्ट में है उन सब्जेक्ट्स पे ये रूल लॉ बनाते हैं और कंकरेंट लिस्ट पर भी, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट पे दोनों के दोनों यूनियन और स्टेट दोनों के दोनों ही रूल्स बना सकते हैं। लिस्ट इट पासेज द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट का एनुअल बजट भी पास करता है कि पूरे स्टेट में क्या खर्चा होना है, किस चीज़ के लिए कितना खर्चा करना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, रोड वगैरह के कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्च करना है, हॉस्पिटल पे कितना खर्च करना है। तो ये सब का बजट जो है, तो इसके लिए बजट बनाना पड़ता है कि कितना अनुमान खर्च होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये लिस्ट लेके जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वहाँ से फिर इन्हें फंड मिलता है, पैसा मिलता है। इट कीप्स ए चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट के, उसके ऊपर भी, उसको भी चेक करते हैं ये। द मनी बिल्स कैन बी ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मनी बिल होते हैं, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित जो बिल्स आते हैं उनको जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन ए बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर कंसेंट। तो जब ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसके बाद ये गवर्नर के पास भेजा जाता है इस पे साइन करने के लिए, ताकि ये बिल जो है वो कानून बन सके। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो जो तो जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका जब इलेक्शन होता है तो उस पार्लियामेंट में, तो उसमें ये इलेक्शन करने में, वोटिंग करने में ये भी भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो बनाऊंगी मैं, तो उसमें आपको मैं द गवर्नर के बारे में फिर हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।